हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में होगा। शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो काइनेटिक्स वर्ड है वो काइनेसिस से बना है। एक ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, और जिसका मतलब है जी मूवमेंट, यानी कि कोई चीज मूव कर रही है उसे बोलते हैं जी ग्रीक में काइनेसिस। यानी कि मूवमेंट हम पढ़ेंगे। किस चीज की मूवमेंट पढ़ेंगे? किसी केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन की जो मूवमेंट पढ़ रहे हैं, मूव कर रहा है, मूवमेंट एक रिएक्शन के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। तो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? तो वो है रेट, यानी किस रेट से रिएक्शन चल रही है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किससे डिक्रीज होती है, किससे इंक्रीज होती है, किसी रिएक्शन की रेट, वो डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन आई, ए कन्वर्ट हुआ किसमें? बी में। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा थर्मो के पास। थर्मो के पास एक जादू की छड़ी है जिसे लोग डेल्टा जी कहते हैं। मैं इससे पूछता हूं कि क्या बताएगी ये रिएक्शन होगी या नहीं। ये कहती मैं बड़ी आसानी से बताऊंगी रिएक्शन होगी कि नहीं। मैं क्या बता, उसने कहा देख, इस रिएक्शन का अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन होगी। जब मुझे पता लगा कि रिएक्शन होगी, उसके बाद मैं चला इधर क्या करने? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में क्लासिफाई करने चला। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मैंने रिएक्शन को क्लासिफाई किया। पहली क्या आई? बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। कौन सी आई जी? बाई डायरेक्शनल। और दूसरी क्या आई? दूसरी आई जी यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। यूनिडायरेक्शनल की कहानी इधर, बाई डायरेक्शनल की इधर। बाई डायरेक्शनल मुझे क्या मिला? यानी कि एक रिएक्शन थी, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी कन्वर्ट होने लग गया किसमें? ए में। यानी कि उस रिएक्शन में रिवर्सिबल नेचर आया। कभी रिएक्शन आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है, यानी कि बाई डायरेक्शनल नेचर आया। ए कन्वर्ट किस में? बी में। बी कन्वर्ट किस में? ए में। उसी को हम नाम क्या देते हैं? उसी को हमने इक्विलिब्रियम बोला हुआ है। इक्विलिब्रियम क्या बताता है? ये बताता है एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि 10 किलो था मान लीजिए ए, कितना बनेगा बी? मान लीजिए 5 किलो बना, और 5 किलो के बाद फिर 6ठा किलो जब इधर बनेगा फिर से ए में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल कितना रहेगा? 5 केजी ही रहेगा, 5 किलो ही रहेगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किस हद तक ये रिएक्शन जा सकती है। दूसरी बात, हमने 11th में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की या आयन की कहानी पढ़ रहे हैं, उसे हम नाम देते थे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम हमने नाम दिया था। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की कहानी हमने पढ़ी थी, वहां पर हमने उसको नाम दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर मैं एक सब्सटेंस की डिफरेंट टेम्परेचर पे फेज चेक करता हूं, उसे नाम देते हैं फेज इक्विलिब्रियम। ये था मोटा मोटी तौर पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैं इधर कब गया? जब मुझे पता लगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इधर ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। देखना, सुनना ढंग से। इसने मुझे बताया, थर्मो ने, कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसने मुझे बताया कितना प्रोडक्ट बनेगा, किस हद तक, टोटल अमाउंट, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है। और यहां ए से बी बनने में कितना टाइम लगेगा, उसे मैं नाम क्या दूंगा? केमिकल काइनेटिक्स। इसी को नाम देते हैं। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स ने मुझे किस चीज का इंपॉर्टेंस बताया? टाइम का। किस चीज का इंपॉर्टेंस बताता है केमिकल काइनेटिक्स? इधर लिख देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स बताता है इंपॉर्टेंस टाइम का, कि कितने टाइम में वो रिएक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए मैंने एक डायमंड लगाया, मैं इसको ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आप रिएक्शन करोगे इसको, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे होंगे वो करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे, और कमाल की बात है उधर डायमंड नहीं मिलता। कहना क्या चाहता हूं, वो रिएक्शन स्लो है। स्लो कहना तो पाप, बहुत 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 स्लो है। या ग्रेफाइट से डायमंड बना रहे हो, वो भी रिएक्शन बहुत स्लो है। उसको भी बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं जब जाके डायमंड बनता है।
अब रेट ऑफ रिएक्शन और उसको फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो पढ़ेंगे। वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लीजिए अर्थ पर रूम टेम्परेचर पर जो प्रेशर है और उसी टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बिलियंस ऑफ ईयर एक ग्रेफाइट को डायमंड बनने में लगते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून पे क्या होता है, बारिश होती है डायमंड्स की, वहां डायमंड ऐसे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रेट ऑफ रिएक्शन होता था कितने टाइम में मिलेगा, क्या हम ऐसे डायमंड लेंगे? नहीं लेंगे। किसी ने कहा एक लड़की है, अगर बॉय हैं तो गर्ल माने और गर्ल हैं तो बॉय माने, कि वो आपका होगा या होगी। उसने कहा ठीक है, आप टाइम नहीं बता रहे, वो आपकी आज होगी या वो आपको कल मिलेगी या 10 साल बाद मिलेगी या 10 जन्म बाद मिलेगी। कमाल की बात है, अगर अगले जन्म में मिल रही तो इस जन्म के क्रम तो हम कुछ और करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, टाइम। और ये केमिकल काइनेटिक्स बताता है इंपॉर्टेंस किसका, टाइम का। ऐसी बात नहीं है कि केवल मैं यहां यूनिडायरेक्शनल पढ़ूंगा, यहां बाई डायरेक्शनल रिएक्शन पढ़ सकता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम और इन चीजों को ज्वाइन कर दिया जाता है और टॉपिक का नाम होता है क्या जी, रिवर्सिबल काइनेटिक्स। रिवर्सिबल काइनेटिक्स भी हम पढ़ते हैं। और कमाल की बात तो ये है, अगर रिवर्सिबल काइनेटिक्स का सवाल आता है दुनिया पागल हो जाती है। और एडवांस में बहुत बार सवाल आएगा इसका, पागल हो जाओगे, आइडिया ही नहीं लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, काइनेटिक्स का लगाऊं या इक्विलिब्रियम का लगाऊं। इक्विलिब्रियम का लगाओगे आपको कंप्लीट डाटा नहीं मिलेगा, काइनेटिक्स का लगाओगे फिर भी आपको कंप्लीट डाटा नहीं मिलेगा। उनको इंटरमिक्स करना होता है, रिवर्सिबल काइनेटिक्स बनता है। और ये मिसलेनियस टॉपिक है, लास्ट के क्लासेस में आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ये मैंने बताया थोड़ा मोटा मोटा कि क्या होता है। पहले चेक करेंगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, किस एक्सटेंट तक होगी वो पता करना है, कितने टाइम में होगी वो बताता है इंपॉर्टेंस टाइम का केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत जरूरी चीज है। आइए अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं, यानी कि एक रिएक्शन है उसकी रेट पता हम करने चले हैं कि कैसे रेट हो सकती है। आइए देखते हैं। आइए, मैंने एक रिएक्शन ली, ए कन्वर्ट इनटू बी या रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू बी या डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में। मैं गया सबसे पहले थर्मो के पास, मैंने कहा क्या ये रिएक्शन होगी? उसने कहा बिल्कुल होगी, बट मुझे ये बता कि आपको कैसे पता लगा कि ये रिएक्शन है। मैंने कहा बहुत आसानी से बता दूंगा, कहीं भी एटलीस्ट 1 रिएक्टेंट हो, एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट हो, वो केमिकल रिएक्शन होती है। और यहां एटलीस्ट 1 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट है तो ये केमिकल रिएक्शन है। उसने कहा अच्छा फिर रिएक्टेंट की पहचान बता। मैंने कहा जिसकी अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो, डिक्रीज करे, उसे मैं रिएक्टेंट बोलूंगा। और जिसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसे मैं प्रोडक्ट बोलूंगा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, होगी ये रिएक्शन क्योंकि इसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब उसने कहा यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है, कितने टाइम में रिएक्शन होगी ये जरूरी चीज है, और कितना टेम्परेचर आप दोगे ये भी जरूरी चीज है। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लो, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। उसने कहा अगर आप कह रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होगी तो आप यहां लिखेंगे, इसकी बढ़ेगी तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट, अमाउंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन अमाउंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन। वही मैंने यहां लिखा है, चेंज इन अमाउंट या चेंज इन कंसंट्रेशन। इसने किस चीज का इंपॉर्टेंस बताया, टाइम का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं भी कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। वहां देखो अब क्या बोला, यहां विद रिस्पेक्ट टू क्या रखा, टाइम। कुछ भी ले लो, इधर कुछ भी टिकाओ, नंबर ऑफ मोल्स ले लो, मोलरिटी ले लो, नॉर्मेलिटी ले लो, फॉर्मेलिटी ले लो, रेट कांस्टेंट के ले लो,
नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ले लो, या आप बैठ जाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप भी रेट हैं, यानी कि एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कंसिडर्ड एज रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बात इसने बताई है। मैंने कहा ठीक है। अब इसने कहा जब रिएक्टेंट की आप बात कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी कि टाइम विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। यहां पे क्या लिया है, यहां पर आर ले लो चाहे बेशक, रिएक्टेंट के लिए आर, प्रोडक्ट के लिए क्या ले लो P। आपको ग्राफ देखने में आसानी होगी इसलिए लिया है, यानी कि कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। शुरू में टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मान लो शुरू में कितने मोल हैं 10, तो 10 मोल होंगे। जैसे रिएक्शन आगे चलेगी देखना, इधर यहां पर रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट, टाइम इज इक्वल टू क्या 0, कंसंट्रेशन 10, इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो एक कंटेनर में मैं कुछ लेके आया हूं, मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी, तब तक प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। कुछ टाइम बाद, टाइम कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, यहां क्या होगा, 1 कम हो जाएगा 9 हो गया, यहां क्या हो सकता है 1 बन सकता है। यानी कि मैं ये चेंज देख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा 10 9 8 7 यही आएंगे, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो बताना चाहता हूं। कितना चेंज आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद 8, यहां कितना 2, कुछ टाइम के बाद 7, कुछ टाइम के बाद 3, कुछ टाइम के बाद 6, कुछ टाइम के बाद 4, ऐसा करते करते 1, यहां 9, यहां 0, और यहां कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। यानी कि जो बात ये यहां बोली थी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी, हो रही है, यहां बोली थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, हो रही है। यानी रिएक्टेंट के लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा शुरू में मैक्सिमम होगा, फिर कम होते होते क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर 0 हुआ तो मैं मिला दूंगा ग्राफ को यहां पर, क्योंकि देखना इधर लाइन प्लॉट करोगे 0 यहां 1 2 3 ऐसे चलेगा, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, ऑर्डर रिएक्शन का 1 है 0 है 2 है क्या है वो बताएगा, इसलिए मैं 0 वाला मामला निपटा देता हूं। 0 यानी कि कंप्लीट रिएक्शन हुई थी, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं यहां पर क्या करूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लूं विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। प्रोडक्ट शुरू में कितना था 0, यहां से ग्राफ शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5 जा रहा है, यानी कि ग्राफ जाएगा ऐसे और यहां जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, ये मामला बनता है, ठीक है। अब इसके लिए रेट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की हो चाहे किसकी, प्रोडक्ट की। तो मैं क्या लिखता हूं रिएक्टेंट के लिए, इधर देखो, इधर देख लो, चाहे सेम रिएक्शन है, रिएक्टेंट के लिए डी आर डिवाइड में dt, यानी कि ये क्या, ये ब्रैकेट लगाओगे, ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन किसकी, R यानी कि क्या रिएक्टेंट की, डिवाइड में क्या dt, इक्वल टू क्या बना, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई, यानी कि चेंज आया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुई, बढ़ रही है, चेंज तो इसमें भी आया है। दूसरी बात, अगर कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके आगे क्या लगाओ माइनस, और प्रोडक्ट के लिए है तो उसके आगे क्या लगाओ प्लस लगाओ। ऐसा क्यों, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, दुनिया कहती है माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि उसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्रोडक्ट के आगे प्लस, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, प्लस। लेकिन मैं प्रूव करूंगा इन चीजों को, हर चीज को प्रूव करेंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। देखना, अगर यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो देखना ये कहां जा रहा है, ये देखना जी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां पे क्या आया है, पॉजिटिव साइन आया है, स्लोप ग्राफ का पॉजिटिव आया, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव। यहां कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, स्लोप देखेंगे नीचे की तरफ आया है, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ वहां पे क्या आया है, नेगेटिव आया है। यानी कि रिएक्टेंट के लिए मैं क्या करना चाहूं, रेट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इक्वल टू क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, और इसको मोलर कंसंट्रेशन ले लूंगा। और यहां पर क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट के लिए रेट लिखूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या,
टाइम। अब स्लोप देख लो, इसका स्लोप नीचे की तरफ रिएक्टेंट का नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ, नहीं रिएक्टेंट का क्या लगाओ नेगेटिव। प्रोडक्ट पी के लिए पॉजिटिव है तो इसका क्या लगाओ पॉजिटिव, और मैंने यही लगाया था। ये प्रूफ नहीं है, ये ग्राफ से बता रहा हूं कि ग्राफ से ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक बात है, एक ये बात क्लियर है। अगर मान लीजिए 2A कन्वर्ट हो रहा है 3B में, फिर रेट क्या लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन A की DA डिवाइड में क्या DT इक्वल टू DB डिवाइड में क्या DT। ये लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन हमने लिख दिया। अब रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाओ, A रिएक्टेंट है तो क्या लगाओ माइनस, प्रोडक्ट B है तो इसके आगे क्या लगाओ प्लस। ये पहली बात। दूसरी बात, जो स्टोइचियोमेट्री है वो डिनोमिनेटर में ले जाओ 1/2 और यहां क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखना, अब यहां पर सवाल उठेंगे बहुत कमाल के कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखा, पहली चीज आपने करी रिएक्टेंट के आगे माइनस लिखा, प्रोडक्ट के आगे प्लस लिखा, क्यों लिखा। दूसरी चीज ये आई, जो स्टोइचियोमेट्री है वो डिनोमिनेटर में गई है, डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए, नीचे क्यों लेके गए, उसको पलटा क्यों है, क्योंकि देखो यहां 1 था, 1 को पलटोगे 1/1, 1/1, 1 का 1 रहा, 2 है 2 को पलटोगे क्या हो जाएगा 1/2, 3 को पलटोगे 1/3 हो गया। आपने पलटा है, क्यों पलटा है। और सवाल नंबर 3 क्या है, आपने रेट जो इक्वेट की हैं, यानी कि A और B, इनको रेट को सबको इक्वल क्यों रखा है। ये 3 सवाल हैं और इन्हीं के हम जवाब जानने के लिए अब चलते हैं आगे। आई थिंक ये मामला आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ या कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, कोई कमी नजर आ रही है तब भी आप कमेंट करें, हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब देखना, अब छोटी सी चीज आप नोटिस करोगे, यहां पर देखना, एक सवाल छोटा सा मैं करवा देता हूं। यहां पर देखना, अगर एक A प्लस 1B कन्वर्ट हुआ किसमें 2C में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए यहां पर इसकी कंसंट्रेशन टाइम 0 पे 10 है, इसकी कंसंट्रेशन 10 है, ये कुछ भी नहीं बना। अगर टाइम इज इक्वल टू T पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखना, 1 से बन रहा है 2, 1 से इधर भी बन रहा है 2, यानी कि डबल बन रहा है, तो 10 से जब 0 पे कितना बच जाएगा 0, यानी पूरा खत्म होगा, कितना रिएक्ट कर गया 10। इधर भी जब 0 बच जाएगा पूरा रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट कर गया 10, तो 1 से 1 बन रहा है, 10 से कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, ध्यान रखना। अब ये 0 0 क्यों लिखा, ये है ऊपर वाली दोनों चीजें हैं, ये क्या है रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग, और ये क्या है ये नीचे वाली, इसे बोलते हैं रिएक्टेड अमाउंट, रिएक्टेड अमाउंट। अब एक बात और सुन लो, रिएक्टेड, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। दुनिया कहती है 12th में 11th का वो आना चाहिए था न्यूमेरिकल, तो भाई कोई समस्या नहीं है। मोल पढ़ाते, मोल कॉन्सेप्ट के लिए 10-10, 20-20 लेक्चर ले लेते हैं और फालतू के लेक्चर वो हो जाते हैं, कहीं काम नहीं आते। मैं हर चीज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, 11th का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहां पर ध्यान रखना। देखना, टाइम T 0 पे कितना था 10, टाइम T पे कितना बचा 0, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्ट करवाया है 10 बन रिएक्ट कर गया, यानी कि 0 पे शुरू में कितना था 10, अब कितना बचा, कुछ नहीं बचा। शुरू में कितना बचा था 10, यानी जो लेके आए, अब कितना बचा है 0, यानी कि ये जब माइनस करेंगे यहां डिवाइड में जो यहां नीचे जो चीज आती है उसे बोला जाता है रिएक्टेड अमाउंट, कितनी रिएक्ट कर गई। 1 से कितना रिएक्ट करेगा 1, बने कितना 2, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में 2, इसके रिस्पेक्ट में कितना 2, यानी कि 10 से कितना बन जाएगा 20। ठीक बात है। अब स्टोइचियोमेट्री चेंज करके देखता हूं क्या होगा, देखना 1A प्लस 2B कन्वर्ट किस में हुआ 4C में। टाइम T इज इक्वल टू 0 पे इसकी अमाउंट थी 10, इसकी अमाउंट थी 20 और ये कुछ भी नहीं था। इधर देखो 1 से कितना बन रहा है 4, यानी कितने गुना 4। 2 से कितना बन रहा है 4, कितने गुना 2 गुना। अब क्या मतलब इसका, देखो
टाइम t इक्वल टू 0 पे 10 था, टाइम t इक्वल टू t पे सारा रिएक्ट कर जाए। सारा रिएक्ट करने का मतलब क्या है, यहां कितना बचेगा 0, यहां ये भी पूरा रिएक्ट कर जाए, ये कितना बचेगा 0। ये मान रहे हैं कि पूरा रिएक्ट कर गया होगा। अब ये आगे की क्लास में बताऊंगा कैसे पता लगेगा पूरा रिएक्ट कर गया, प्लस इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, डायरेक्ट उत्तर कैसे निकाले। अब तो ये लफड़े कर रहे हैं 0 0 पिरो, कुछ नहीं, डायरेक्ट सेकंडों में उत्तर आएगा। देखना इधर, इधर 1 से कितना बन रहा है 4, कितने गुना 4, इधर कितना रिएक्ट कर गया 10, इधर कितना रिएक्ट कर गया 20, 1 से कितने गुना 4, तो 10 का 4 गुना कितना कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। ठीक, इधर देख लो 2 से कितना बन रहा है 4, कितने गुना 2, इसका भी 2 गुना बना दो, कितना बन जाएगा 40। यानी कि प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, चाहे ए से बनाओ चाहे किससे बनाओ, बी से। यहां कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट बाद में पढ़ेंगे, एक बार ये कॉन्सेप्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं। Those species which gets consumed in a chemical reaction and hence limit the amount of product form, और लिमिट कर देते कितना अमाउंट बनेगा। लेकिन यहां इससे क्या समझाना चाह रहा था, देखो यहां कितना कम हुआ, कितने का चेंज आया 10 का, यहां कितने का चेंज आया 20 का। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लूं 10, तो मुझे यहां से उत्तर कितना आएगा कैसे पता लगेगा? सिंपल है, स्टोइचियोमेट्री साथ में लेके चलूंगा। कैसे? x की वैल्यू मान ली कितनी 10, चेंज कितने का है यहां पे 10 का, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां लिख दूंगा 1x, यहां क्या लिख दूंगा स्टोइचियोमेट्री के साथ 2x, यहां स्टोइचियोमेट्री के साथ कितना लिख दूंगा 4x। x की वैल्यू रख दो 10, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, 10 गुना 4 40, 10 गुना 2 20, 10 गुना 1 10। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं डायरेक्ट यहां 10 10 था 10 10 लिख दूं। आपको जो स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? किसी रिएक्टिंग स्पीशीज के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। किसी रिएक्शन में कोई स्पीशीज कितनी बार इन्वॉल्व हुई है, कितनी बार यूज हुई है, उसे स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं, और ये स्टोइचियोमेट्री है। यानी कि स्टोइचियोमेट्री साथ में लेके चलनी होगी। अब ये बात है साथ में लेके चलनी है। आइए अब प्रूव करता हूं मैं जो स्टोइचियोमेट्री वो थी वो डिनोमिनेटर में क्यों गई थी। आओ देखते, बहुत आसान है। देखना जी, अपने पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB, कन्वर्ट किस में हुआ? ये हुआ जी YY प्लस ZZ में। ये बना सकते हैं वेयर क्या कह सकते हैं, जो A है B है Y है Z है, ये छोटे वाले जो आगे लिखे हुए हैं A B Y Z, इसे को बोलते हैं क्या? स्टोइचियोमेट्री। यानी कि अभी जो हमने लिखा था, क्या लिखा था 1A प्लस 2B इक्वल टू 4C, 1 to 4 लिखा था ना, वो स्टोइचियोमेट्री है। अब इसके लिए रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा? सिंपल बात है, देखना जी, रेट इक्वल टू क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन A की DA डिवाइड में क्या DT, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन B की DB डिवाइड में क्या DT, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी जी Y की DY डिवाइड में DT, इक्वल टू क्या DZ डिवाइड में क्या DT। ये बात मैं लिख सकता हूं। ये बात पहली थी। दूसरे क्या थी? जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो रिएक्टेंट है, उनके आगे माइनस लगाओ, ये लीजिए, और प्रोडक्ट है उनके आगे प्लस लगाओ, ये लीजिए। ठीक बात है। अगली बात क्या थी? जो स्टोइचियोमेट्री है उसको नीचे लेके जाओ। यानी कि यहां स्टोइचियोमेट्री A है तो 1/A, और यहां B है तो 1/B, यहां Y है तो यहां 1/Y, यहां Z है तो यहां 1/ क्या लिखो Z लिखो। ये बात हमने करी थी। इसको प्रूव करेंगे माइनस क्यों आया, स्टोइचियोमेट्री नीचे क्यों आई, और अगले ही पल ये प्रूव कर देंगे इक्वेट क्यों किया, इक्वल पुट क्यों किया। देखते हैं। देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन मान ली क्या A0, इसकी कंसंट्रेशन क्या मान ली B0, इसकी कंसंट्रेशन क्या मान ली Y0, इसकी कंसंट्रेशन क्या मान ली Z0, ये हमने मान ली। अब सवाल ये भी उठेगा प्रोडक्ट तो 0 होता है ना टाइम 0 पे, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बताया था रिवर्सिबल काइनेटिक्स पढ़ सकते हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स को मिला दिया जाता है। ये बात
दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं होगा, देखो एक रिएक्शन थी, एक सवाल आया था H2 प्लस N2 कन्वर्ट किस में हुआ, NH3 में, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। बैलेंस करो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, इसके मोल दे दिए उसने 3 मोल दे दिए किसी रिएक्शन में, इसके 2 मोल दे दिए थे और इसके 0.2 मोल थे, ठीक है। यानी कि ये रिएक्ट कर रहे हैं, उसके पास कुछ नंबर ऑफ मोल्स पहले से कंटेनर में प्रेजेंट थे और वो कह सकता है कि A और B स्पीशीज लेके आए, यानी कि H2N2 दो गैस लेके आए और कुछ अमोनिया उस कंटेनर में पहले से प्रेजेंट है और अब सवाल निकालो, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस में सवाल आया था। और एक बात ये सोच सकते हैं, अगर आप ये नहीं मानना चाह रहे, इनको 0 मान लो, y नॉट इक्वल टू 0, z नॉट इक्वल टू क्या 0, कुछ भी मान लो, आप मान सकते हैं। अब ध्यान दें इस चीज पे, ये टाइम 0 की बात थी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाए t, तो क्या होगा a नॉट माइनस ax। अब ध्यान रहे, x अमाउंट कम हुई, x 10 मानना था अभी, और a क्या है वो स्टोइचियोमेट्री साथ में लिखनी पड़ेगी। 1 इंटू 10 10 था, 2 इंटू 2 20 था, 4 इंटू 10 40 था। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ होगा, b नोट माइनस b इंटू क्या x, x क्या फिक्स अमाउंट, b क्या है स्टोइचियोमेट्री ली है, इसकी अमाउंट टाइम के साथ कम होती है, तो जो इनिशियल थी उसमें से कुछ ना कुछ कम हुआ, इनिशियल थी उसमें से क्या हुआ, कुछ ना कुछ कम हुआ, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो टाइम के साथ बढ़ेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, यानी कि y नोट प्लस क्या होगा y इंटू एक्स होगा। यहां पर z नोट था प्लस क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा z हो जाएगा। यहां पर स्टोइचियोमेट्री पहले लिख लो, z इंटू क्या हो जाएगा x, स्टोइचियोमेट्री के साथ हमने क्या कर दिया है x लिख दिया है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, बिल्कुल। अब देखो, जब मैं रेट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू a, लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या a, क्या उत्तर आएगा देखना जी, dA डिवाइड में क्या dt, बिल्कुल आएगा, देखना यहां से। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या आएगा dB बाई क्या आएगा dt आएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू c, c नहीं y है, y क्या आएगा, यह आएगा जी क्या dy डिवाइड में क्या dt आएगा। विद रिस्पेक्ट टू z, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या z, क्या आएगा dz डिवाइड में क्या आएगा dt। अब सुनना ढंग से, मैंने यहां माइनस प्लस नहीं लगाया, मैंने केवल बताया चेंज इन अमाउंट या चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं कि माइनस आता कब है, मैं कुछ नहीं लगा रहा, प्लस मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है, अभी मैंने ये क्लियर किया नहीं है। अब देखना, अब टाइम 0 पे तो ये था, टाइम t पे भी रेट निकल सकता है, तो क्या करूंगा इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, देखना क्या होगा d क्या a नोट माइनस a इंटू एक्स, ये हो गया बिल्कुल, डिवाइड में क्या हो गया जी, डिवाइड में हो गया dt। आई थिंक ये समझ में आएगा। a था, इसकी जगह ये पुट किया, बस a की जगह ये पुट किया, कर सकते हैं। यहां सेम मामला फिर बनेगा, यहां क्या है b की जगह पुट कर सकते हैं, ये नोट टाइम है, नोट लिख सकते हो, यहां पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि टाइम 0 है, ये टाइम 0 बता रहा है और टाइम 0 पे हमने निकाला है, टाइम 0 पे रेट a का और टाइम t पे यहां पे रेट निकाला है। दूसरा, इसकी जगह क्या लिखूंगा डिफरेंशिएशन किसका, b नोट माइनस bx, ये लिख दिया, इसकी जगह ये, यानी कि ये था, ये डिवाइड में क्या लिख दिया dt लिख दिया, ये समझ में आई है। अब y के लिए क्या लिखूंगा, y के लिए ये क्या लिखूंगा y नोट प्लस y इंटू एक्स, डिफरेंशिएशन किसका y नोट प्लस क्या लिखूंगा y इंटू एक्स। ये बात तो समझ में आई है ना कि ये प्लस क्यों लिखा है, प्लस क्यों लिखा है, प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ये प्रोडक्ट बढ़ेगी, और ये माइनस इसीलिए लिखा है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। अब z के लिए निकालता हूं, क्या है z की जगह ये रख दूंगा, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन z नोट माइनस z इंटू क्या x डिवाइड में क्या dt। हमने ये मामला कर दिया है। अब बात बनती है डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन कर दो, कैसे करते हैं आओ देखते हैं। देखो a नोट
बी नोट, वाई नोट, जेड नोट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैं यहां 10 वैल्यू ले सकता हूं, 20 ले सकता हूं, 50 ले लूं, 100 ले लूं, जो भी है इनकी वैल्यू फिक्स होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है इनिशियली मैं कितना लेके आता हूं, और वो मामला फिक्स है। यानी कि ये कांस्टेंट चीज है, चेंज नहीं हो सकती। शुरू में जितनी लेके आया कैसे चेंज होगी टाइम 0 पे, जब तक मैं रिएक्शन नहीं करवाता। इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आता है 0। तो इसका 0 आया तो बचा क्या, ये, यानी कि अंदर ये मान लो क्या बचा है, माइनस a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन d डिवाइड में क्या, dt। आप ऐसे मानो d a इंटू एक्स डिवाइड में क्या बचा है, dt। अब a क्या है, a कांस्टेंट टर्म है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा a को तो बाहर ले लो, माइनस a ले लिया साथ में बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, dx डिवाइड में क्या, dt, ये बच जाएगा। यानी इसको मैं इधर लिख सकता हूं क्या, यही चीज लिख दो इधर, माइनस a dx डिवाइड में क्या, dt, ये मामला बना है इधर से। ठीक बात है। इक्वल टू इधर क्या आएगा, ये फिर से कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका क्या होगा, b क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नंबर है 2 5 4, कांस्टेंट है, तो नंबर को आगे ले लो, माइनस b डिफरेंशिएशन किसका, dx डिवाइड में क्या, dt। अब इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे जैसे टाइम चलेगा x की अमाउंट कम होगी या ज्यादा होगी, कुछ भी हो सकता है। अभी देखा था 1 0 चले थे, 1 2 3 4 5, और उधर चले थे माइनस में जा रहा था 10 9 8 7, रिएक्टेंट के लिए था, प्रोडक्ट बढ़ रहे थे। इधर देखो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है 0, क्या बचेगा, d, और ये क्या है, इधर देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0, और y क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, फिक्स है, y को बाहर निकालो, y के आगे प्लस है तो प्लस लगाया, तो क्या बचा, dx डिवाइड में क्या, dt, इक्वल टू, इधर फिर से ये 0, इधर ये प्लस आएगा, यहां पर देखो जी, यहां पर प्लस है, देखो इधर देखो कांस्टेंट टर्म है, स्टोइचियोमेट्री है, तो क्या लिखूंगा, प्लस z dx डिवाइड में क्या बच जाएगा, dt। आई थिंक ये मामला आपको अब तक क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो जब ये दोनों चीज इक्वल हैं तो मैं इक्वल रख सकता हूं, रखो, क्या दिक्कत है। इधर से देखो डी ए डिवाइड में dt, ये रहा, इक्वल टू क्या लिख दूं, माइनस ए डी एक्स डिवाइड में क्या, dt, ये लिख दिया। इधर देखो क्या लिख दूं, डी बी डिवाइड में क्या, dt, ये लिखा db डिवाइड में dt, इक्वल टू क्या लिख दूं, इक्वल टू लिखूंगा, देखना इक्वल टू माइनस b dx डिवाइड में क्या, dt। इधर फिर से dy डिवाइड में dt इक्वल टू क्या, इधर प्लस y dx डिवाइड में क्या, dt। इधर dz डिवाइड में क्या, dt, इक्वल टू क्या लिख दूं, प्लस z dx डिवाइड में dt, ये मामला बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई में है a, तो यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा, a, यहां से a गया, और ये क्या है, माइनस, इधर ले आओ माइनस को, ये आ गया, इधर से माइनस खत्म। क्यों लेके आए बताता हूं, b मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यहां माइनस है, इधर माइनस ले आओ, माइनस b, इधर से क्या, खत्म। इधर y है मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, इधर प्लस है तो इधर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ। z है तो स्टोइचियोमेट्री हो जाएगा, z नीचे चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस, इधर प्लस आया था साथ में, तो क्या था, प्लस, क्योंकि प्लस y साथ में आया, प्लस z साथ में आया। अब इधर चीजें देखो इक्वल है, dx डिवाइड में dt, dx डिवाइड में dt, dx डिवाइड में dt, dx डिवाइड में dt, यानी कि ये सारी इक्वल हैं, ये सारी इक्वल हैं, वो साइड इक्वल है तो ये साइड इक्वल होगी। आपने पढ़ा होगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल है, और ऑटोमेटिक इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना जी, देखना जी, क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू, इसको लिख दूं -1 बाई ए, ये क्या था, डी ए डिवाइड में क्या, dt, इक्वल टू क्या लिख दूं, -1 बाई बी
dB डिवाइड में क्या dt, ये रहा। ये क्या हो जाएगा प्लस 1/y प्लस 1/y dy डिवाइड में क्या dt, dy डिवाइड में क्या dt इक्वल टू क्या प्लस 1/z dz लिखो, dz डिवाइड में क्या dt। ये मामला बना है। और जो हमने शुरू में लिखा था, देख सकते ये हमने शुरू में लिखा था और ये हमने क्या किया है प्रूव, सेम है। -1/a dA/dt -1/a dA/dt, सारा मामला क्या है इक्वल। यानी कि ये चीज यहां से थोड़ी सी प्रूव होती है कि जो स्टोइचियोमेट्री है A वो डिनोमिनेटर में जाती है, B स्टोइचियोमेट्री है वो नीचे जाती है, Y स्टोइचियोमेट्री वो नीचे आई है, छोटा z स्टोइचियोमेट्री वो नीचे आया है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो रिएक्टेंट है A और B उनके आगे माइनस माइनस आया है, जो प्रोडक्ट है Y और Z उनके आगे प्लस प्लस आया है। माइनस क्या इंडिकेट करता था, कंसंट्रेशन कम होती है, प्लस क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये कह सकते हैं आप, यहां से प्रूफ है। क्या ये मामला दिख रहा आपको, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है ये चीज। अब देखना, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ये माइनस प्लस का मामला एक बार और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा मैं। देखना, ढंग से सुनना। A प्लस बी, A मान लो A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B में। इसकी कंसंट्रेशन टाइम 0 पे मान लिया 10 थी, टाइम t पे मान लिया इसकी कंसंट्रेशन 4 बच गई, और ये कुछ नहीं था, कितना बना 6। अब देखो मैं रेट निकालूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। यानी कि जो चेंज आया है, आपके पास 1 लाख रुपए थे, 6 महीने बाद आपके पास 10 लाख हुए, यानी कि चेंज देखोगे फाइनल अब कितने हैं 10, माइनस शुरू में कितने थे 1, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, 10 माइनस 1 कितना आया 9। यहां भी टाइम 0 पे कितना था 10 शुरुआत में, टाइम t पे अब कितना है 4, मैं क्या लिखूंगा फाइनल क्या है 4, 4 माइनस 10 डिवाइड में, मान लो ये टाइम हुआ 1 मिनट में, ये कन्वर्जन हुआ, लिख दिया, इक्वल टू उत्तर कितना 4 माइनस 10 माइनस 6 डिवाइड में कितना 1, उत्तर किस में आया माइनस में। ये निकाला क्या है रेट, यानी कि एक रिएक्शन की रेट, एक रिएक्शन कैसे चल रही है, और वो रिएक्शन जो चल रही है या तो चल नहीं रही, रेट 0 आ जाएगा या +1 +2 कितना आ जाएगा, रिएक्शन चल माइनस में कैसे जाएगी, पीछे कैसे जा सकती है रिएक्शन, नहीं जा सकती। और पीछे जिसमें जाती है रिवर्सिबल नेचर आता है, वो इक्विलिब्रियम की कहानी होती है, वो मैंने बताई थी शुरू में ही। यानी कि ये रेट माइनस नहीं हो सकती, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उत्तर हो जाता +6, यानी कि +6 क्या जाता है उत्तर। यहां से क्या समझाना चाहता हूं, अगर ऑप्शन टाइप सवाल आए, इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन ए दे दे 1, बी दे दे 4, सी दे दे -6, डी दे दे 6, इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं हो सकता, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता। ये बात थी, ये बात क्लियर करना चाह रहा था। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक बात है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब थोड़ा सा पोर्शन आगे की तरफ चलते हैं। अब यूनिट की एक बार बात कर लेते हैं। यूनिट हमने क्या की है, देखना जी, हमने कहा है रेट इक्वल टू क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में चेंज इन टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये रहे मोल, वॉल्यूम किसमें लीटर में, यानी कंसंट्रेशन की क्या आ गई मोल पर लीटर आई है। यानी यहां क्या लिखूंगा मोल पर लीटर, और टाइम क्या है, यहां पर टाइम रख सकते हो, क्या जाएगी ये आ गई मोल पर लीटर, टाइम क्या इनवर्स। अगर टाइम सेकंड में लेते हो तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर मिनट में लेते हो मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा। अगर हावर में लेते हो मोल पर लीटर पर आवर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। दिन में लेते हो ईयर में ले, कुछ भी आ जाएगा, पर ईयर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लाइट ईयर ले लो लाइट ईयर आ जाएगा।
ये बात थी सॉल्यूशन की। अब अगर कोई गैस डिफाइन की जा रही है, गैस के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, वो होती है प्रेशर। क्या होती है? प्रेशर। यानी कि कंसंट्रेशन क्या लिखा? प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। यानी कि टाइम कहां है? नीचे। यानी कि टाइम क्या हो जाएगा? इनवर्स। यानी कि प्रेशर की यूनिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या है? रेट है। कैसे? देखना, अगर प्रेशर दे दिया एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पर सेकंड मान लो, सेकंड में मान लिया, टाइम हमने फिक्स कर लिया कि जो टाइम है वो क्या मान लिया? सेकंड मान लिया। ठीक है, सेकंड मान लिया। या फिर बार पर सेकंड आ जाए, या टोर पर सेकंड आ जाए, mmHg पर सेकंड, कुछ भी आ जाए, प्रेशर की जो यूनिट है पर सेकंड आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो रेट ही है, सिंपल। और आगे जाके जब पढ़ोगे वो ये नहीं कहेगा मैं इतने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि काइनेटिक्स का सवाल कर लेना, वो आपको समझना है। वो चीज क्लियर शुरू में हो गई थी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ले लो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, या फिर रेट कांस्टेंट के ले लो, आप बैठ जाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी क्या है? रेट है। ये मामला आई थिंक क्लियर आपको यहां तक हो गया होगा। ये यूनिट्स थी, ठीक है, क्लियर है मामला, यूनिट्स भी आई समझ में। अब चलते हैं, जो न्यूमेरिकल हम कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, या फिर ये मान लो 1a प्लस 2b कन्वर्ट किसमें हुआ? 3c में। अब हमने क्या किया? रेट इक्वल टू माइनस dA डिवाइड में क्या? dt विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस dB बाई क्या लिखूंगा? dt लिखूंगा। स्टोइचियोमेट्री 1/2 इक्वल टू क्या लिखूंगा? dc डिवाइड में क्या? dt। स्टोइचियोमेट्री 1/3, प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इनको इक्वेट क्यों किया? इक्वल पुट क्यों किया? ये बात थी। और स्टोइचियोमेट्री जो डिनोमिनेटर में गई है वो फिर क्यों गई है? आओ उसी चीज को समझने के लिए हम एक और चीज की तरफ चलते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स का शॉर्टकट भी होगी, शॉर्ट ट्रिक्स भी होगी। उसी को नाम दिया जाता है दोस्तों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय क्या? जिट्टा। जिट्टा से डिनोट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और असल में रेट क्या होती है यही बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब तक जो पढ़ा है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम, ये फर्जी रेट है, फर्जी बिल्कुल। यहां देखना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टी डोनर साइंटिस्ट के, टी डोनर ने दिया है, ठीक है। यहां पर देखना, अगर किसी भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसमें क्या करो? चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट या फिर मोल विद रिस्पेक्ट टू क्या? स्टोइचियोमेट्री। विद रिस्पेक्ट टू स्टोइचियोमेट्री वही क्या है? एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन है। कैसे? देखना, यहां पर क्या लिखा? 2a प्लस 3b कन्वर्ट हुआ किसमें? 6c में। मान लो यहां कितनी कंसंट्रेशन मान लो टाइम 0 पे, इसकी कितनी थी? 20, इसकी कितनी थी? मान लो 30। शुरू में कितना बना? c, कुछ नहीं बना। टाइम t पे ये पूरा खत्म हो गया, 0, ये भी 0, तो यह कितना बना ये बताना है। यानी कि देखो सिंपल बात है बिल्कुल। 2 से कितना बन रहा है? 6। कितने गुना? 3 गुना। 3 से कितना बन रहा है? 6। कितने गुना? 2 गुना। बस। यहां कितना खत्म हुआ? 20। यहां कितना रिएक्ट कर गया? खत्म हुआ 30। यानी कि 2 वाले के रिस्पेक्ट में 3 गुना बन रहा है। किसका? 20 का। 20 का 3 गुना कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। सिंपल बात है। यहां कितने गुना बन रहा है? 2। 30 से कितना बन जाएगा? 2 गुना 60। सिंपल बात है, दैट्स इट। अगर इनकी रेट को मैं इक्वेट करूं तो कैसे कर सकता हूं? देखना, ये जो रेट आई है 20 डिवाइड में क्या? स्टोइचियोमेट्री में कर दूंगा। ये कह रहा हूं मैं जिट्टा जो निकाल रहा हूं, जिट्टा इक्वल टू 20 डिवाइड में क्या? स्टोइचियोमेट्री। ये रहा। इसके लिए 30 डिवाइड में क्या? स्टोइचियोमेट्री कितना? 3। अब 60 डिवाइड में क्या? स्टोइचियोमेट्री कितना आ जाएगा?
यहां से कट के कितना आया 10 इक्वल टू कितना आया 10 इक्वल टू कितना आया 10। ये किसकी वैल्यू है जीटा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 10। अब सोचो किसी सवाल में आपसे कहे इस रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता, आप पागल हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। इसी को एडवांसमेंट ऑफ ए रिएक्शन भी बोला जाता है, एडवांसमेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो कितना आया हुआ एडवांसमेंट 10, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना आया है 10, मैक्सिमम 10 तक जा सकती है रिएक्शन, उसके आगे नहीं जा सकती। कितने बना रहे हो वो बात अलग है, स्टोइचियोमेट्री देखने हैं, कितने मोल कन्वर्ट हुए वो देखने हैं, ठीक है। और करेंगे न्यूमेरिकल, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ये चीज क्लियर है। अब स्टोइचियोमेट्री डिवाइड में करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी अमाउंट कितनी गई 20, इसकी कितनी गई 30, इसकी कितनी गई 60, यानी कि स्टोइचियोमेट्री का रोल है स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया है तभी वो इक्वल आए हैं। और स्टोइचियोमेट्री मैंने बताया था इससे पहले वाले में, स्टोइचियोमेट्री डिनोमिनेटर में जाएगी, नीचे जाएगी, और जब स्टोइचियोमेट्री नीचे लेके आता हूं तभी मैं इक्वेट पुट कर सकता हूं, तभी इक्वल पुट कर सकता हूं। अगर स्टोइचियोमेट्री नहीं रखता 20 इक्वल टू 30 इक्वल टू 60, क्या मैं इक्वल पुट कर दूं? क्या ये इक्वल है ना? ये वजह है कि उन्हें क्या करता हूं इक्वेट करता हूं, इक्वल पुट करता हूं। ठीक, ये चीज थी। अब आगे चलते हैं। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या सवाल है देखना जी। 2a प्लस 3b कन्वर्ट किसमें 6c में, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके अमाउंट गिवन है 20, इसके अमाउंट गिवन है 50, ये कुछ नहीं है। अब इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा वो आपको बताना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसका उत्तर आप कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आएंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा है, रियल रेट क्या है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा अगली वीडियो में लेके चलते हैं। रियल रेट क्या होती, क्या रेट पढ़ रहे हो ये है ना, अगर वो सवाल पेपर में आता है तो आधी जनता साफ है। क्या सवाल है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।